तो आइए अपन सेकंड नंबर पर चलते हैं, यानी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन जिसको आप कह सकते हो बेटे यहां पर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, तो याद रखना बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या है, यानी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ये है बेटे कि अब वो जो समुद्र का जल है उसमें बेटे कई सारे कोलोइडल बूंदों की जैसी रचनाओं का निर्माण होगा, तो वह रचनाएं कहलाएगी कोएसरवेट्स। ये कोएसरवेट्स में विभाजन की क्षमता मौजूद थी, तो धरती पर उत्पन्न होने वाला ये पहला जीवाणु माना जाता है। तो कोएसरवेट्स से बेटे आगे प्रोटोबायोंट बनने वाले हैं, प्रोटोबायोंट से इयोबायोंट बनने वाले हैं, इयोबायोंट से प्रोकैरियोटिक सेल बनेगी और प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल बनेगी। तो कोएसरवेट्स से लेके और यूकैरियोटिक सेल के बनने का जो विकास होगा वह विकास बेटे बायोलॉजिकल विकास होगा। और ये किसके आधार पर, ये जैवीय संगठन के आधार पर जीवन की उत्पत्ति। यानी ये सिद्धांत क्या कहता है, यानी ये सिद्धांत कहता है बेटे कि जैविक, ध्यान रखना, जैविक संगठन के आधार पर, जैविक संगठन के आधार पर जीवन की उत्पत्ति, जैविक संगठन के आधार पर जीवन की उत्पत्ति। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि यह सिद्धांत ये कहता है कि जैवीय संगठन, यानी ऐसा नहीं है कि सीधा का सीधा मनुष्य ऐसे कैसे बन गया, यानी पहले तो बेटे प्रोकैरियोटिक सेल बनी, उसके बाद में यूकैरियोटिक सेल बनी होगी, फिर टिश्यू बने होंगे, फिर टिश्यू सिस्टम बना होगा, ऑर्गन बना होगा, ऑर्गन सिस्टम बने होंगे, और फिर जाकर बेटे ये शरीर बना होगा। तो इसको कहते हैं जैवीय संगठन, या फिर बायोलॉजिकल जो है बेटे इसको जो है संगठन भी कहेंगे या ऑर्गेनाइजेशन भी आप इसको कह सकते हो। तो जैवीय संगठन के आधार पर जीवन की उत्पत्ति को माना। और कहां से कहां तक का ये विकास कहलाएगा, तो याद रखिएगा बेटे, यानी कोएसरवेट्स, से लेकर कोएसरवेट्स से यूकैरियोटिक सेल, ये याद रखना, यूकैरियोटिक सेल के निर्माण तक का विकास, के निर्माण तक का विकास, ये याद रखना बेटे, निर्माण तक का विकास। तो यहां पर भी आपको ये देखना है कि यहां पर हमारे पास में कोएसरवेट्स क्या है, ये तो मैं अभी बताऊंगा इसे। तो कोएसरवेट्स से लेके और साथ में जो है क्या तक, क्या यानी यूकैरियोटिक सेल के बनने तक का विकास। तो कैसे हुआ होगा बेटे कि सबसे पहले यहां पर ये है हमारे पास में, यानी कॉम्प्लेक्स, ये ध्यान रखो ये कैसे बना होगा। तो इसको इस तरह से समझो कि ये है यहां पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, ये याद रखना बेटे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में क्या क्या बने होंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। और आपको पता है कि बेटे जीव द्रव्य के निर्माण में यही जटिल कार्बनिक यौगिकों का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन स्टार्ट होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, बेटे इनमें आपस में कुछ मॉडिफिकेशन हुए और यहां पर बन गया कोएसरवेट्स, है ना, कोएसरवेट्स। यानी ये जो कोएसरवेट्स थे इस तरह से बेटे ये यहां पर ये कोलाइडल बूंदों के रूप में ये प्रेजेंट थे, तो इन्हें कोएसरवेट्स कहा। कोएसरवेट्स में आगे जैसे ही यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली एक झिल्ली बनी, तो फिर ये कन्वर्ट हो गया प्रोटोबायोंट्स में, प्रोटोबायोंट्स में। और प्रोटोबायोंट्स बेटे आगे चलकर कन्वर्ट हो गए तो उन्हें कहा इयोबायोंट्स, इन्हें कहा इयोबायोंट्स, जो आज के वायरस के समान है। इयोबायोंट्स में बेटे यहां पर कुछ परिवर्तन हुए और ये कन्वर्ट हो गए प्रोकैरियोटिक सेल में, और प्रोकैरियोटिक सेल से आगे डेवलप हुई तो वो हुई बेटे यूकैरियोटिक सेल। तो आप देख लें इस तरह से यहां से, यानी कोएसरवेट्स से लेके और साथ में यूकैरियोटिक सेल के बनने तक का जो विकास होगा, इस विकास को आप कहोगे बायोलॉजिकल विकास, यानी जैविक विकास। तो एक बात देखो कि जटिल कार्बनिक यौगिकों से पहले छोटे छोटे कोलोइडल पार्टिकल्स यहां पर बने,
इन्हें कोलोइडल पार्टिकल्स कहते हैं बेटे, कोलोइडल कण कहते हैं। तो उन्हें कोसरवेट्स कहें। कोसरवेट्स के अंदर बेटे यहां पर जैसे लिपिड युक्त झिल्ली बनी तो प्रोटोबायोंट्स बन गए। प्रोटोबायोंट्स के अंदर बेटे जैसे ही वहां पर न्यूक्लिक एसिड वगैरह बना तो इओबायोंट्स बन गए। इओबायोंट्स बनने के बाद में फिर बेटे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का विकास हुआ तो ये प्रोक्यूरेटिक सेल बन गई। प्रोक्यूरेटिक सेल के बाद में जैसे झिल्ली युक्त कोशिकांगों का निर्माण हुआ तो फिर वह बन गई यूकेरियोटिक सेल। तो आइए अपन इसको वन बाय वन इसको पढ़ते हैं बेटे। यानी पहली अवस्था जो है अपन इसकी शुरू करेंगे, पहली अवस्था से शुरू करेंगे तो ये अवस्था हमारी रहेगी यानी कोसरवेट्स, कोसरवेट्स। तो ये थोड़ा ध्यान रख लें कि कोसरवेट्स क्या थे। तो एक बार फिर यहां पर देख लें कि कोसरवेट्स बेटे इस तरह से, यानी यहां पर ये इस तरह से पार्टिकल्स के फॉर्म में ये बनाए जाते हैं। तो ये कोलोइडल बूंदे हैं, समुद्र के जल में मौजूद कोलोइडल कण, तो कोलोइडल कण कहलाते हैं यानी कोसरवेट्स। कोसरवेट्स जो बने होते हैं बेटे ये बने होंगे प्रोटीन और प्लस पॉलीसेकेराइड के, पॉलीसेकेराइड ये याद रखना, पॉलीसेकेराइड। और साथ में इसमें मुकुलन द्वारा जनन भी होता है, यानी मुकुलन द्वारा जनन, ये भी याद रखना, मुकुलन द्वारा जनन। और मुकुलर द्वारा जनन होने के कारण इन्हें प्रथम जैव अणु माना जाता है, प्रथम जैव अणु। तो ये थोड़ा आप याद रख लें। क्या क्या याद रखोगे कोसरवेट्स के बारे में कि बेटे कोसरवेट्स जो थे वह एक तरह से समुद्र के जल में मौजूद, ये याद रखना, ये कहां पे मौजूद है, समुद्र के जल, समुद्र के जल में मौजूद कोलोइडल जो बूंदे होती है उन बूंदों को कोसरवेट्स कहते हैं। कोसरवेट्स बने होते हैं बेटे प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड के। इनकी एक विशेषता थी कि ये मुकुलन क्रिया के माध्यम से, बडिंग क्रिया के माध्यम से 1 से 2 भागों में ये विभाजित हो जाते थे। तो बेटे ये कौन सी क्रिया आ गई, जनन क्रिया आ गई। तो जब अगर किसी जंतु में अपने जैसे अणु बनाने की क्षमता आ जाए, मतलब वो जिंदा है, तो धरती पर पहला जो जैव अणु है, पहला जो बायोमोलिक्यूल्स है वो है कोसरवेट्स। अब कोसरवेट्स में बेटे लाखों सालों तक ये कोसरवेट्स के रूप में रहे, लेकिन अगली बार में बेटे ये जो कोसरवेट्स है ये यहां पर बदल गए हमारे पास में नंबर 2 यानी प्रोटोबायोंट, प्रोटोबायोंट्स, ये याद रखना, प्रोटोबायोंट्स। अब देखते हैं ये प्रोटोबायोंट्स क्या होते हैं, ये भी यहां पर देखेंगे बेटे अपन प्रोटोबायोंट्स। तो प्रोटोबायोंट्स में अपन ने क्या देखा कि बेटे ये जो प्रोटोबायोंट्स हैं यहां पर जो है यानी पॉलीसेकेराइड के साथ में लिपिड युक्त झिल्ली भी यहां पर प्रेजेंट थी, यानी लिपिड युक्त झिल्ली उपस्थित, लिपिड युक्त झिल्ली उपस्थित। तो लिपिड युक्त झिल्ली भाई प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड तो होगा ही सही, लेकिन उनके चारों तरफ लिपिड युक्त झिल्ली भी उपस्थित हो गई तो फिर उसे आप क्या कहोगे, प्रोटोबायोंट्स कहोगे। प्रोटोबायोंट्स के बाद में बेटे इसका जो डेवलपमेंट हुआ आगे चलकर नंबर 3rd स्टेप पर जब अपन आ जाए तो ये बेटे कन्वर्ट हो गए यानी इओबायोंट्स में, इओबायोंट्स है ना, इओबायोंट्स या इन्हें कहा जाता है प्रोटोसेल, प्रोटोसेल। तो अब देखते हैं बेटे ये प्रोटोसेल क्या थे। तो ये जो प्रोटोसेल थे तो यहां पर इसमें क्या हुआ, यानी यहां पर न्यूक्लिक एसिड उपस्थित हो गया, न्यूक्लिक एसिड उपस्थित, ये ध्यान रखना। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड उपस्थित है तो ये याद रखिएगा ये जीवन का पहला संकेत है, ये जीवन का पहला संकेत है। और ये जो प्रोटोबायोंट्स है बेटे ये वायरस के समान कण होते हैं, वायरस के समान, क्योंकि वायरस क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन। तो यहां पर न्यूक्लिक एसिड उपस्थित, प्रोटीन पहले ही था तो इसको आप कह सकते हो न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन के बने हुए। तो एक बार फिर देख लें कि कोसरवेट्स से क्या बने, प्रोटोबायोंट्स बने बच्चों। और प्रोटोबायोंट्स देखो कोसरवेट्स तो ओनली किसके बने हुए, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड के। और जैसे प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड के चारों तरफ लिपिड युक्त झिल्ली बन जाती है, लिपिड युक्त झिल्ली, तो फिर उसे आप प्रोटोबायोंट्स कहेंगे। प्रोटोबायोंट्स के अंदर बेटे जैसे न्यूक्लिक एसिड का विकास होता है तो न्यूक्लिक एसिड वाली रचना को अब आप इओबायोंट या प्रोटोसेल कहेंगे। प्रोटीन पहले बन ही चुका था, न्यूक्लिक एसिड और बन गया तो इसको कहेंगे न्यूक्लियो प्रोटीन। और
ये न्यूक्लियोप्रोटीन बेटे जो है उस जमाने का जो ये यूबायोन्स था या ये प्रोटोसेल थे, आज के जमाने की किसके समान दिखते हैं? वायरस के समान दिखते हैं। अब आगे क्या हुआ कि बेटे यहां पर ये जो ईओबायोन्स है, इस ईओबायोन्स के अंदर अगली स्टेप में अपन देखते हैं। हाँ, अगली स्टेप में आप देखो बच्चों कि इस ईओबायोन्स के अंदर क्या हुआ। ईओबायोन्स के अंदर यहां पर हमारे पास में क्या बन चुका था? ये ईओबायोन्स। ईओबायोन्स के अंदर फिर बेटे यहां पर नंबर 2 याद रखना, नंबर 1 तो कोसरवेस, 2, 3 और नंबर 4। तो नंबर 4 यहां पर बन गई प्रोकैरियोटिक सेल। नंबर 4 में क्या बन गई? प्रोकैरियोटिक सेल। अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें क्या क्या बेटे गुण होंगे? तो इसके अंदर ध्यान रखना, यानी यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर यानी पीएम का विकास, सीधा लिख लो आप तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का विकास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का विकास एक तो ध्यान रखना। और जो है झिल्ली रहित कोशिकांग यहां बन जाते हैं, झिल्ली रहित कोशिकांग, ये भी याद रखना, झिल्ली रहित कोशिकांग, झिल्ली रहित कोशिकांग। और साथ में परपोषी टाइप की थी ये, परपोषी, ये भी याद रखना बेटे, परपोषी। और साथ में अधिकतर इनमें अवायु शोषण हुआ करता था, अवायु शोषण। तो आप देख लें कि ऐसी कोशिका जहां पर जो है क्या कहते हैं, इस तरह से यहां पर ये कोशिका बन गई और ये यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये तो ये एक साधारण मैंने जीवाणु कोशिका का डायग्राम बनाया। तो यहां पर एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन विकसित हो जाती है और बेटे इसके अंदर जैसे मैंने ये राइबोसोम बनाए यहां पर, तो ये झिल्ली रहित, ध्यान रखना बेटे, झिल्ली रहित कोशिकांग भी यहां पर बन जाते हैं। तो अब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, नए हरित लवक है। तो हरित लवक नहीं होने के कारण तो बेटे ये परपोषी है और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होने के कारण इसमें शोषण होता है, अवायवीय शोषण। अगली स्टेप पर जब आप देखेंगे तो यही प्रोकैरियोटिक सेल अब यहां पर ये कन्वर्ट हो जाएगी बेटे किसके अंदर? नंबर 5, जिसको आप कहोगे यूकेरियोटिक सेल। अब ये जो यूकेरियोटिक सेल है ये लगभग, ध्यान रखना बेटे, ये जो यूकेरियोटिक सेल है ये लगभग जो है 2.7 बिलियन ईयर्स एगो, 2.7 बिलियन ईयर्स एगो निर्माण, यानी इसका जो निर्माण हुआ वो लगभग 2.7 बिलियन साल पहले हुआ। बिलियन का मतलब तो याद है ना बेटे, अरब में होता है, ध्यान रखिएगा। तो यूकेरियोटिक सेल का निर्माण कैसे हुआ? प्रोकैरियोटिक से कैसे हुआ कि यहां पर एक तो बेटे झिल्ली युक्त कोशिकांग बन गए इसके अंदर, यानी झिल्ली युक्त कोशिकांग का निर्माण, झिल्ली युक्त कोशिकांग का निर्माण, झिल्ली युक्त कोशिकांग का निर्माण। तो ये ध्यान रखना, इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग का भी निर्माण हो गया और साथ में बेटे ये स्वपोषी और परपोषी दोनों तरह का इसमें पोषण था, स्वपोषी और साथ में परपोषी पोषण, स्वपोषी और परपोषी पोषण उपस्थित। तो ये थोड़ा ध्यान रख लें कि इसमें स्वपोषी और परपोषी दोनों तरह का पोषण यहां पर मौजूद था। और साथ में सबसे मेन है कि न्यूक्लिक एसिड तो वहां बन ही चुका था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहां बनी चुकी थी, यहां क्या बन गया बेटे? इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांगों का निर्माण हुआ, कोशिकांगों का निर्माण। तो ये ध्यान रखना, कोशिकांगों का निर्माण, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इसमें बन गए, है ना, उसके अलावा हरित लवक यहां पर बन गए। अब माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक बनने की वजह से बेटे एक तो इसमें पोषण स्वपोषी परपोषी भी हो गया और इसमें वायवीय शोषण भी स्टार्ट हो गया। तो यहां अपन देखते हैं अगली स्टेप में इसमें कि पोषण कैसा होता है। हाँ, तो यहां आप देखिएगा बेटे, यानी यहां पर आप देखो यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित पोषण, यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित पोषण। तो यहां पर ये जो पोषण है ये दो तरह का होगा बेटे, एक तो विषम पोषी पोषण होगा, यानी विषम पोषी पोषण, एक तो ये होगा इसमें विषम पोषी पोषण और एक होगा स्वपोषी पोषण। तो ये थोड़ा सा याद रखना, स्वपोषी पोषण। तो बेटे यहां पर ये जो स्वपोषी पोषण है
इसके दो पार्ट होंगे, याद रखना। स्वपोषी पोषण, देखो विषम पोषी तो यानी इसको तो कहोगे हेट्रोट्रोफ्स, याद रखना बेटे, हेट्रोट्रोफ्स। और ये क्या होता है, तो ये होता है ऑटोट्रोफ्स। यानी जो यूकैरियोटिक सेल बनी है इसमें दो तरह का पोषण देखने को मिला। एक पोषण तो विषम पोषी पोषण है, जिसमें जो है क्या कहते हैं बेटे, कोशिका दूसरे के ऊपर निर्भर करती है पोषण के रूप में। जैसे पादपों को छोड़ दो तो बेटे जंतु वगैरह जो सारे के सारे होंगे वो विषम पोषी पोषण के रूप में होंगे। उसके अलावा जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो वो खुद बनाते हैं तो बेटे उसे कहेंगे स्वपोषी पोषण। अब ये ऊर्जा के आधार पर स्वपोषी पोषण दो तरह का होता है। एक तो होगा बेटे केमिकल यानी रासायनिक स्वपोषी पोषण, तो इसको याद रख लें, यानी रासायनिक स्वपोषी, रासायनिक स्वपोषी पोषण, तो यह याद रखना बेटे, यानी इसको बोलेंगे कीमोऑटोट्रोफ्स, कीमोऑटोट्रोफ्स, तो याद रखिएगा, यानी रासायनिक स्वपोषी पोषण। तो रासायनिक स्वपोषी जो पोषण है इसमें क्या होगा, देखो इधर कि यहां पर हमारे पास में ये 6CO2 है और प्लस यहां पर 12H2S, और इस बीच में यहां पर क्या है, ये है रासायनिक ऊर्जा, और बदले में ये भोजन बना बेटे C6H12O6 प्लस यहां पर 12 जो है वह सल्फर निकलेंगे और प्लस यहां पर जो है ये जल बाहर निकलेगा। तो ये यहां पर क्या बन गया, भोजन। तो याद रखना यहां पर भोजन किसकी मौजूदगी में, यानी रासायनिक ऊर्जा की उपस्थिति में भोजन का निर्माण, रासायनिक ऊर्जा की उपस्थिति में भोजन का निर्माण। तो याद रख लें बेटे, रासायनिक स्वपोषी पोषण किसे कहेंगे, यानी रासायनिक ऊर्जा की मौजूदगी में भोजन का निर्माण। यहां पर बेटे ध्यान रखना, हाइड्रोजन जो दाता होगा तो यह हाइड्रोजन सल्फाइड होगी, तो यहां पर उप उत्पाद जो बनेगा, उत्पाद जो बनेगा वह बनेगा बेटे सल्फर। तो ये आप देख लें, और ये अधिकतर जो देखने को मिलता है ये मिलेगा बेटे लौह जीवाणु में, लौह जीवाणु, या फिर आप याद रख लें तो ये आपको देखने को मिलेगा सल्फर जीवाणु में। तो ये बच्चों आप देख लें कि पहला पोषण था हमारे पास में, अपन स्वपोषी पोषण की बात कर रहे हैं बेटे, जिसमें भोजन अपने आप उसी सजीव के द्वारा बनाया जाता है। तो पहला रासायनिक स्वपोषण है, जिसका सीधा सा मतलब है कि द फूड इज फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ द केमिकल एनर्जी, यानी ये जो अकार्बनिक पदार्थ है इनके रासायनिक ऊर्जा की मौजूदगी में भोजन का निर्माण होता है। और इसमें हाइड्रोजन दाता हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, इसमें बनने वाला उप उत्पाद वह सल्फर होता है, और ये देखने को मिलता है लौह जीवाणु या फिर सल्फर जीवाणु में। लेकिन इधर आ जाओ बेटे, यहां पर आ जाइएगा तो यहां आप देखिएगा दूसरा पोषण है प्रकाशीय, यानी यहां पर आपको याद रखना है अगला जो पोषण है बेटे वह है प्रकाशीय स्वपोषी पोषण। अगला यहां पर हमारे पास में है प्रकाशीय स्वपोषी पोषण, ये याद रखना। अगला क्या है, प्रकाशीय स्वपोषी पोषण, यानी इसे कहोगे आप फोटोऑटोट्रोफ्स। अब देखते हैं कि ये प्रकाशीय स्वपोषी पोषण क्या है। इसमें भी बेटे सेम है, प्रकाशीय ऊर्जा की मौजूदगी में भोजन बनेगा। तो ये तो हमारे पास में ये CO2 है और प्लस यहां पर ये 12 है जल के अणु। ये याद रखना, बस अंतर क्या आया कि यहां अपने हाइड्रोजन सल्फाइड को लिया था हाइड्रोजन दाता के रूप में, और यहां पर अपन किसको ले रहे हैं, जल को ले रहे हैं। और उसके बाद में यहां पर बेटे ये है हमारे पास में कौन सी ऊर्जा, यानी प्रकाशीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा। तो उसमें अपन क्या देखते हैं कि ये तो भोजन बन गया C6H12O6 प्लस बेटे यहां पर ये ऑक्सीजन बनी और साथ में ये यहां पर जल के अणु भी बने। तो यहां आप देख लें कि एक तो हमें किसका निर्माण हुआ बेटे, भोजन का, और एक प्राणदायी गैस क्या बन गई, ऑक्सीजन। तो परिभाषा क्या बनेगी, यानी प्रकाशीय ऊर्जा, याद रखना बेटे, प्रकाशीय ऊर्जा की उपस्थिति में, प्रकाशीय ऊर्जा की उपस्थिति में भोजन का निर्माण, भोजन का निर्माण। तो एक तो ये ध्यान रख लें कि यहां पर प्रकाशीय ऊर्जा की उपस्थिति में भोजन का निर्माण होगा। उसके बाद में बेटे यहां पर हाइड्रोजन दाता कौन होगा,
हाइड्रोजन दाता। तो हाइड्रोजन दाता यहां पर कौन है, यानी जल है। और साथ में उप उत्पाद जो है, उप उत्पाद, और ये उप उत्पाद है यहां पर ऑक्सीजन। और इसी तरह से यहां पर आई थी बेटे ऑक्सीजन क्रांति, यानी यहां पर इस वजह से आई है ऑक्सीजन क्रांति, ये याद रखना, ऑक्सीजन क्रांति। अब ये ऑक्सीजन क्रांति क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो जैसे प्रकाशीय स्वपोषण शुरू हुआ तो बेटे एक तो हाइड्रोजन दाता के रूप में जल का उपयोग होने लगा और उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनने लगी। जैसे ही ऑक्सीजन का निर्माण हुआ इस धरती पर दो परिवर्तन हुए बेटे। दो परिवर्तन क्या हुए कि ये जो धरती है, तो धरती पर जैसे ऑक्सीजन बनी तो एक तो इसके चारों तरफ ये लेयर बन गई, ध्यान रखना, चारों तरफ ये लेयर बन गई जिसको अपन ऑक्सीजन परत कहते हैं, यानी ओजोन लेयर, यानी इसको आप कहोगे ओजोन लेयर। जिससे फायदा ये हुआ कि जो ब्रह्मांड से, स्पेस से जो पराबैंगनी किरणें आती थी धरती पर, इनका आना कम हो गया। और दूसरा फायदा ये हुआ कि इसका जो वातावरण था ये क्या हो गया, ऑक्सीकारक हो गया। और ये दोनों की दोनों कंडीशन जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे ज्यादा अनुकूलित है। तो देखो जैसे ऑक्सीजन का बनना शुरू हुआ तो बेटे एक तो ऑक्सीजन से क्या बनी, ओजोन बनी, और ओजोन ने धरती के चारों तरफ ओजोन परत बना ली। कभी ओजोन होल का नाम सुना होगा ना कि ओजोन होल बड़ा होता जा रहा है। तो बेटे जितना ज्यादा ये बड़ा होता जाएगा उतने पराबैंगनी किरणें धरती पर आना शुरू हो जाएगी जो मानव प्रजाति के लिए खतरा है। तो बेटे ऑक्सीजन ने पहले तो क्या किया कि धरती के चारों तरफ ओजोन परत बनाई जिससे हानिकारक पराबैंगनी किरणों का आना कम हो गया। दूसरा, जो पहले वातावरण बेटे धरती का कौन सा था, अपचायक, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा हुआ करती थी, अब इस ऑक्सीजन की वजह से धरती का वातावरण कैसा हो गया, ऑक्सीकारक हो गया। और ये दो परिस्थितियां, एक तो धरती के वातावरण का ऑक्सीकारक होना और धरती पर पराबैंगनी किरणों का कम आना कम होना, ये दोनों बेटे जीवन की उत्पत्ति के लिए एक अनुकूलतम वातावरण प्रदान किया और इस तरह से धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई। तो बेटे ये था हमारे पास में ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ध्यान रखना इस धरती पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में हमने 5 सिद्धांत पढ़े बच्चों। तो पहला सिद्धांत आपको याद है वो था विशेष सृष्टिवाद, दूसरा सिद्धांत है स्वतः जननवाद, तीसरा सिद्धांत है जीवात ज्योत्पत्ति, चौथा सिद्धांत है बेटे कोस्मोजोआ और पांचवा सिद्धांत है आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार बेटे हमने यहां पर दो तरह का इवोल्यूशन पढ़ा, एक तो केमिकल इवोल्यूशन और एक बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन आपको यह कहता है कि बेटे रासायनिक संगठन के आधार पर जीवन की उत्पत्ति हुई जो कि परमाणु अवस्था से लेकर जटिल कार्बनिक यौगिकों के निर्माण तक की अवस्था थी। उसके बाद में दूसरा विकास आया बायोलॉजिकल विकास बेटे, यानी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जो ये कहता है कि जैवीय संगठन के आधार पर जीवन की उत्पत्ति हुई। अब जैविक संगठन कहां से स्टार्ट हुआ, तो समुद्र के अंदर बेटे कोलाइडल बूंदों के रूप में पहले कोसरवेट्स बने और कोसरवेट्स से लेके यूकैरियोटिक सेल के बनने तक का जो विकास होगा ये विकास है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। यूकैरियोटिक सेल बनी होगी बेटे, इससे फाइला बने होंगे और फाइला बन के फिर पूरा ये सृष्टि बनी होगी। तो इस तरह से ये टॉपिक था बेटे हमारे पास में, यानी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो बेटे आज यहीं तक है। तो आपका मोशन मंच की ओर से एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा पढ़े बेटे, सुरक्षित रहें और ध्यान से पढ़ें क्योंकि आने वाले समय में बेटे अब एग्जाम आने वाले हैं। तो अब तो आपको थोड़ी ध्यान से मेहनत करनी होगी और ये जो टॉपिक है बेटे ये थोड़ा सा जो है आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि बेटे इसमें कोई ऐसे डायग्राम ऐसा वो नहीं है कि हार्ट की संरचना है या लिवर की संरचना है। तो ये टॉपिक तो आपको बार बार रिपीट करोगे तब याद होंगे। तो ये थोड़ा याद रखना और याद कर लो बेटे क्योंकि ये तो पता लगेगा ना अपन का विकास कैसे हुआ है ना, ये ध्यान रखना। तो ये इसको इंटरेस्ट लेके आप पढ़ेगा। ओके बेटे, थैंक यू, धन्यवाद।